राकेश कुमार से खास मुलाकात। मोदी सरकार में मंत्री अश्विनी चौबे बिहार के तेज तर्रार नेताओं में शुमार किए जाते हैं। अपनी आक्रामक शैली से विपक्षी खेमे में खलबली मचा देते हैं और बक्सर से एक बार फिर जो है यहां से ताल ठोक रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अश्विनी चौबे खुद हैं। अश्विनी जी, इस बार क्या मुद्दे हैं? मुद्दा तो देश में साफ है, एक ही मुद्दा है, विकास। जो हमारा मुद्दा है देश में विकास और बनाम वंशवाद, वंशवाद बनाम राष्ट्रवाद, ये मुद्दे देश भर में हैं। और देश भर में तो आज मोदी ही मोदी का लहर है, पूरी तरह से तूफान खड़ा हो चुका है। सुनामी आना बाकी है, पहला दूसरा फेज के बाद देखें सुनामी और जबरदस्त आएगा। हर फेज में हम आगे हैं, आगे रहेंगे, मुझे विश्वास है। अच्छा, बिहार में महागठबंधन कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? ये देखिए, बिहार में जो महागठबंधन है ये पूरी तरह से ठगने वालों को, जनता को ठगा है, अपनों को ठगा है। और ये महाठगबंधन में शुरू से कहते रहा, जो बाद में महागठबंधन का नाम महाठगबंधन हो गया। ये पूरे के पूरे जमायत जो है, ये कुनवा, ये भानुमति का पिटारा है। नो वो अपने आप का है, नो किसी का है, नो बाप का है, नो बेटे का है, नो भाई का है। और देखा कि महाभारत छिड़ गया है। इसलिए महागठबंधन और महाठगबंधन, ये भानुमति के पिटारा जो है, कोई इधर गिरेगा कोई उधर गिरेगा। रामो बामो सामो झामो दामो, ये दम्मा के मरीज दम्मा करते करते कोई हिंद महासागर में समा जाएंगे और कोई बंगाल की खाड़ी में डुबकी लगा करके अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे। अच्छा, इस बार विकास मॉडल के बजाय अन्य जो है मुद्दे ज्यादा उछल रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है, विकास तो उछल ही रहे हैं पूरा। कुछ महाठगबंधन के लोग उसको डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको जाति से, संप्रदाय से ऐसे घृणित वातावरण बनाने का प्रयास हो रहा है। लेकिन जनता ने ठान लिया है, जनता को मोदी ही चाहिए। इस देश का प्रधानमंत्री बताइए कौन होगा? ये कुनवा के लोगों में होगा कोई? बहन जी बंगाल में ताल, मतलब उधर ताल ठोक रही है, इधर दूसरी बहन जी जो है, ये बुआ जी और भतीजा जी, ये दोनों मिलकर के उत्तर प्रदेश में, ये कौन होगा प्रधानमंत्री? राहुल जी उधर लगा रखे, तो ये प्रधानमंत्री कौन होगा? आंध्र में उधर है। ये सारे के सारे लोग ये प्रधानमंत्री नहीं बल्कि अपने किए हुए भ्रष्टतम आचरण के, उनको लग रहा है मोदी आएगा, उनको मोदी आएगा तो मेरे भ्रष्टाचरण का जो किया हुआ कृत्य है वो कहां जाएगा? कल होकर के इनको निश्चित रूप से ऐसे जीजा जी, दीदी जी, भाभी जी, भैया जी, ये जितने लोग देख रहे हैं ना वंशवाद परिवारवाद वाले कांग्रेस के पोषक, इनको डर है कि मोदी आएगा तो हमारा स्थान जेल में रहेगा। अच्छा, मोदी और राहुल में तुलना किस तरह से देखते हैं? भाई राहुल का और मोदी का तुलना आप करते हैं? ये राहुल का तुलना मोदी से करते हैं? दोनों में क्या अंतर देखते हैं? भाई दोनों में कोई गगनाक्रम, गगन का आकार गगन के जैसा होता है, मोदी का आकार मोदी के जैसा है। उस आकार में ये कहीं ठहरता ही नहीं है। ये बउआ और ये क्या कहते हैं उसको, ये जितना इनमें सारी चीजें जो है चीजें हैं, वंशवाद का पोषक है। राहुल जो चांदी के चम्मच से चटनी खाने वाला, चांदी के चम्मच से दूध पीने वाला, वो गरीबी क्या जानेगा? वो किसानों की बात, जिसको मटर की छिमड़ी और मूंग के दाल के बारे में पता नहीं, वो देश में राजनीति करने वाला है। अरे ये लोग पलायन करेगा, इसको मालूम है कि मोदी आएगा और ये बोरिया बिस्तर बांध करके जीजा जी, दीदी जी, माता जी, ये सब लोग सात समुद्र पार ये भागेगा भागेगा भागेगा। इसका पासपोर्ट जब्त करना चाहिए चुनाव आयोग को। अच्छा अश्विनी जी, आप हिंदुत्व के चेहरे माने जाते हैं, जिस तरह से राम मंदिर का मुद्दा जो है कहीं न कहीं पिछड़ता दिख रहा है। देखो भाई, राम तो रोम रोम में रमा हुआ राम है। राम को कोई ये नकली जनेऊ पहनने वाला राम को नहीं जान सकता। जिनको अपना वंश का पता नहीं, ऐसे लोग हिंदुत्व को गाली देते हैं, हिंदू को आतंकवाद कहते हैं, हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद। ये कांग्रेस के लोगों ने इस देश में क्या किया है, सत्यानाश किया है। अब हिंदू इस देश का, हम कह सकते हैं कि हिंदू इस देश की सभ्यता है,
संस्कृति है, हिंदुत्व ही राष्ट्रत्व है। और आज हिंदू को गाली देने वाला, ये भगवा आतंकवाद कहने वाला, हमारे संत साधु पुरुषों को, प्रज्ञा जैसी ऐसे लोगों को आतंकवाद का जालसाज करके इन लोगों ने जेल में बंद किया था, कोर्ट ने उसको छुड़ाया सब लोगों को। ये हिंदू आतंकवाद कहने वाला आज क्यों भाग रहा है अमेठी से? आज अमेठी से दक्षिण भाग रहा है, जहां 56%, 58% मुस्लिम और शेष लोग ईसाई, बहुत कम हिंदू है। इनका जमानत यहां जब्त होने वाला है और इसलिए ये भाग रहे हैं और हिंदू आतंकवाद कहते हैं। ऐसे कांग्रेस को हिंदू क्यों वोट देगा? क्यों वोट देगा, मुझे बताइए। अच्छा अश्विनी जी, और हमारी सरकार, हमारी सोच जो है भारतीय जनता पार्टी का सर्वधर्म समभाव, हम हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सब धर्म का आदर करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम तो वसुधैव कुटुम्बकम के मानने वाले लोग हैं। पूरा विश्व हमारा परिवार है, हमारी तुलना किसी से हो ही नहीं सकता है और तुलनी है। और हमने जो हमारी विचारधारा है, हम विचारधारा की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। हम अपराधियों की लड़ाई नहीं लड़ते, हम भ्रष्टाचारियों का नहीं, दुराचारियों का नहीं। और ये लोग भ्रष्टाचार की कहानी करते हैं, रोज रोज करते हैं। कोई जेल में सजा भोग रहा है, उनके साथ कोई हत्यारा है, उनके साथ इनके सांठगांठ होते हैं। तो ये भ्रष्टाचार चाहिए देश को, या हत्यारा चाहिए, या मजबूत सरकार चाहिए, या मजबूरी की सरकार चाहिए, जो मिलावटी सरकार बार बार प्रधानमंत्री जी कहते हैं। तो ये मिलावटी की सरकार नहीं, एक अस्थिर सरकार, एक सशक्त सरकार, सशक्त भारत और एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत चाहिए। लेकिन अश्विनी जी, आप राष्ट्रवाद के नाम पर आप चुनाव में लगातार जा रहे हैं। संकल्प पत्र में 95 बार जो है राष्ट्र और राष्ट्रीय शब्द का जिक्र हुआ। अच्छी बात है ना। इदम नो मम, इदम राष्ट्राय स्वाहा। मैं कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है राष्ट्र, राष्ट्र राष्ट्राय स्वाहा, राष्ट्र के लिए समर्पित है। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। ये राष्ट्र, राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है, दल उसके बाद और नेता उसके भी बाद। अश्विनी जी, सेना की सर्जिकल स्ट्राइक को जो है सियासत की सर्जिकल स्ट्राइक में तब्दील कर दिया है आप लोगों ने। भाई हमने नहीं किया, विरोधी कर रहे हैं। हमने नहीं किया। जो विरोधी सेनाओं के मनोबल को कमजोर करता है, जो सेनाओं के मरने का सबूत खोजता है इस देश के अंदर, जो शहीद हो गए उनका सबूत खोजते हो। आखिर क्या चाहते हो इस देश को? इस देश को क्या पाकिस्तान के हवाला करना चाहते हो? ये देश कोई धर्मशाला है? और इसलिए इस देश के अंदर राष्ट्रीयता ही रहेगा। देश के अंदर इस प्रकार के ओछी राजनीति करने वाले आज सातों समुद्र पार भागने की तैयारी में। लेकिन अश्विनी जी, अब तक जो चुनावी संग्राम में इस तरह से सेना पर सियासत कभी नहीं हुई। मुझे लगता है कि हमने सियासत नहीं किया, सेनाओं को हमने प्रणाम किया है, सेनाओं के प्रति श्रद्धांजलि है। और विश्व में, देश में पहली बार आपने जहां देखा कि सेनाओं को छोड़ दिया गया, कि खून के कतरे का एक एक बूंद का बदला सेनाओं ने लिया, इसका श्रेय सेनाओं को है। और हमारे कमांडर इस देश को जो आगे चला रहे, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि इसका श्रेय हमारा नहीं है, ये श्रेय तो सेनाओं का। सेनाओं का सलाम करते हैं, लेकिन आज देश में सेनाओं की सबूत खोजी जा रही है। इस देश के अंदर अटल जी की सरकार में, जहां पोखरण विस्फोट करके देश के अंदर पूरे विश्व में शक्ति को, परमाणु शक्ति को झंकृत किया और हिंदुत्व को और पूरे देश को जगाने का काम किया, ये हमारी सरकार अटल जी की। और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाला श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज प्रक्षेपास्त्र हो, आज देश में और दुनिया में आपने देखा, आज विश्व शक्ति हम अपने सुरक्षा के लिए और पूरे विश्व में हम चौथी शक्ति के रूप में उभर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के नाम पर जिस तरह से विपक्ष का कहना है कि युद्धोन्माद की राजनीति कर रहे हैं, क्या सही है पाकिस्तान के नाम? भाई आतंकवादियों ने हमें, जो पाकिस्तान आतंकवादियों को शह दे रहा है, क्या हम चुप बैठेंगे? क्या कांग्रेस की तरह मुड़ी झुलाते रहेंगे? क्या कांग्रेस ने कभी सेना को छूट देने का काम किया? सेना को न वैज्ञानिकों को छूट दिया, न सेनाओं को छूट दिया। इसलिए इस देश का विकास नहीं हुआ और इस देश पर पाकिस्तान और ऐसे छोटे छोटे देश जिसको एक चुटकी बजाते ही वो समाप्त हो जाएगा, उसका विश्व के मानचित्र से हट जाएगा। ये कांग्रेस ने ही ऐसे आतंकवादियों को सह देने का काम किया। उसी आतंकवादियों के जहर में कांग्रेस के दो नेता मां बेटा दोनों राख हो गया। इनको अभी तक पता नहीं ये भस्मासुर किनका हुआ। ये आतंकवादियों को सह देने वाले, देशद्रोहियों को सह देने वाले। अगर ये कांग्रेस का यही इतिहास है तो कांग्रेस का खात्मा महात्मा गांधी नहीं कर पाए थे। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि नेहरू जी, ये आंदोलन हो गया, कांग्रेस का
आजादी का आंदोलन था, अब कांग्रेस को छोड़ दो। सब लोग मान गए थे, पटेल जी सब लोग सोच रहे थे कि हाँ अब ये कांग्रेस को छोड़ देना चाहिए। नेहरू जी को लगा कि मेरा प्रधानमंत्री का गद्दी तो कांग्रेस के कारण ही बचेगा, और आज वो कांग्रेस नहीं रहा। आज ये कांग्रेस दलालों का, भ्रष्टाचारियों का, दुराचारियों का, व्यभिचारियों का कांग्रेस है। और ये कांग्रेस, इसका खात्मा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष गांधी जी नहीं कर पाए थे, लेकिन राहुल गांधी जरूर इसका कांग्रेस का खात्मा करके रहेंगे। एक आखिरी प्रश्न अश्विनी जी, आप पर आरोप लग रहा है कि बीजेपी लगातार चुनाव प्रचार में ये बात कह रही है कि राष्ट्र खतरे में था, उससे बचाया। राष्ट्र पर जब भी खतरा होता है हमने उस समय साथ दिया। आपको मालूम होगा अटल जी ने इसी धरती पर लोकतंत्र की तकाजा तो ये होना चाहिए, विपक्ष को विरोध करने का निश्चित रूप से उनके पास मुद्दे हो, लेकिन उनके पास मुद्दा नहीं है और वो विरोध कर सकते हैं। मुद्दा विहीन लोग क्या विरोध कर सकते हैं। अटल जी ने उसी श्रीमती इंदिरा गांधी को उस समय दुर्गा के रूप में कहा था या नहीं कहा था? इसलिए कि हमारे लिए राष्ट्र पहले है, देश पहले है। और आज जब शहीदों की बात आ रही है तो ये विपक्ष के लोग सबूत खोज रहे हैं, विपक्ष के लोग मोदी को गाली दे रहे हैं, इसलिए कि उनका भ्रष्टाचार का कहानी सामने आने वाला है। वो जेल के शिकंजों में कसे जाएंगे। ये सारे जितने देखते हैं विपक्ष, ये बंगाल के बॉर्डर से लेकर के और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक, ये सारा जो विपक्ष है वो कुनबा और दक्षिण के कुछ लोग, शायद उनको पता नहीं कि ये लोग जिसने देश को लूटा है, जिसने देश को भ्रष्टाचार के आग में जलाने का काम किया है, जिसने कांग्रेस के लोगों ने राजनीति का, ऐसे शुद्ध राजनीति का, लोकतंत्र में राजनीति का अपराधीकरण किया। और ये तमाम जितने लोग देख रहे हैं, कुनबा भानुमति का पिटारा, राजद हो या ये बहन जी हो, भाई जी हो, सपा हो, बसपा हो या वामपंथी के क्षेत्र में वामपंथी से लेकर के, और आज जो सरकार बंगाल में चल रही है, इन लोगों ने क्या किया? अपराधियों का राजनीति का अपराधीकरण कांग्रेस ने किया। और ये भानुमति के जो कुनबे हैं, इन लोगों ने अपराधियों का राजनीतिकरण, देश इसको कदापि माफ नहीं कर सकता। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि चौकीदार चोर है। खुशी होती है राहुल गांधी, जिस चौकीदार को चोर कहते हो, वो चौकीदार तुम्हारे घर का भी पारा लगा रहा है। तुमने कहां काला धन गाड़ा है ये चौकीदार को मालूम है, और इसीलिए चौकीदार चोर है। देश का एक एक आदमी चौकीदार है, हम भी चौकीदार है, हर लोग चौकीदार है, आप चौकीदार है। चौकीदार पूरी तरह से चौकस है। और चुनाव के बाद ये चौकीदार जो तुम्हारे घर का भी पारा लगा रहा है, ये काला धन कैसे तुमने और पूरे देश को कैसे लूटा है, तुमको तो बोरिया बिस्तर बांध करके जीजा जी, दीदी जी, भैया जी, माता जी, पाकिस्तान के लोगों का सह दे रहे हो। तुम्हें तो 7 समुद्र पार भागने की तैयारी कर रहा है। मैं बार बार चुनाव आयोग से कह रहा हूं, इनकी पासपोर्ट को जब्त करो, पूरे खानदान की पासपोर्ट जब्त होना चाहिए। ये देश को लूटने का काम इन्होंने किया है। बिहार में 40 में से कितने सीट पर आप विजय देख रहे हैं? भाई मैं तो विजय देख रहा हूं। बक्सर में कोई लड़ाई नहीं, चारों तरफ फर्स्ट पेज में हम पूरी तरह से एनडीए ही है, और चारों फेज में एनडीए आगे रहेगा। मुझे विश्वास है 40 के 40 में हम 40 लड़ रहे हैं एनडीए के लोग, और पूरा एकजुटता के साथ, और विपक्ष के लोग आपस में लड़ रहे हैं, परिवार में लड़ रहे हैं। इसलिए इनकी कोई, कहीं लोगों को विश्वास है कि मोदी की सरकार बननी है, प्रधानमंत्री मोदी होंगे। इसलिए प्रधानमंत्री कौन होगा? नरेंद्र मोदी जी होंगे। और इसलिए विपक्ष कहीं भी नहीं टिकेगा। 40 के 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पराक्रमी होंगे, विजयी होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। ये थे अश्विनी चौबे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार में 40 में से 40 सीटों पर एनडीए की जीत होगी। कैमरामैन रत्नेश पांडे के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, बक्सर, बिहार। तो बिहार की जो पॉलिटिक्स है, बिहार की जो राजनीतिक कड़ी है, उसमें सबसे बड़ा मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच देखा जा रहा है। अश्विनी चौबे केंद्रीय मंत्री को आप सुन रहे थे, लेकिन वो आश्वस्त हैं कि इस बार एनडीए की ही विजय हो।